पूर्वांचल से हों या पश्चिम से हों, उत्तर प्रदेश के लोग आगे आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसके पहले जब भी कभी आप आईएएस या यूपीएससी टॉपर्स के बारे में कभी पढ़ा होगा मैगजीन उसमें, तो क्या ख्याल आते रहेंगे एज ए कॉमन स्टूडेंट? पहले उनको देखता था तो ऐसा लगता था कि अरे पता नहीं वो लोग क्या ऐसा अलग करते हैं और कितने एक्सेप्शनल लोग होंगे, कितना एक्सेप्शनल उनकी मेमोरी पावर होगी, नॉलेज होगी, इंटेलेक्ट होगा। मेरे हिसाब से आप अगर 80 नहीं कर रहे हैं ना तो आप गेम से ऑलरेडी बाहर हैं। ये आपका मानना है? मित्रों नमस्कार, मैं हूं राजीव मिश्रा, प्रतियोगिता दर्पण पत्रिका से। आप सबको मालूम होगा कि प्रतियोगिता दर्पण पूरे देश की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली पत्रिका है। आज भी प्रतियोगिता दर्पण के 51 लाख पाठक इसे लगभग पढ़ते हैं। प्रतियोगिता दर्पण के बारे में कहा जाता है, एक लाइन है कि पीढ़ी दर पीढ़ी सफलता की सीढ़ी। ये वही पत्रिका है जिसको लोग पीढ़ियों से पढ़ते आए हैं और सफलता को अर्जित कर रहे हैं। आज उन्हीं में से कड़ी हैं मिस्टर अभिषेक चौधरी। इनके पिताजी ने कभी प्रतियोगिता दर्पण पढ़ी थी और आज वो पढ़े हैं और उन्होंने एक नया मकाम हासिल किया है। यूपीएससी 2024 के फाइनल एग्जाम में अभिषेक चौधरी का सिलेक्शन रैंक नंबर 64 पे हुआ है। अब हम आज इंटरव्यू करेंगे अभिषेक चौधरी का। डिटेल इंटरव्यू के अभिषेक ने किस तरीके की स्ट्रेटजी अपनाई और यूपीएससी को क्लियर किया और 64वें रैंक हासिल किया। अभिषेक जी, मैं राजीव मिश्रा, प्रतियोगिता दर्पण से, and achieving top slot in UPSC examination 2024. It is a wonderful milestone and congratulations to you from प्रतियोगिता दर्पण टीम। थैंक यू वेरी मच सर। एक चीज मैं इनफॉर्मल डिस्कशन करूंगा कि बहुत पहले से यूपीएससी में पूर्वांचल के लोग, उत्तर प्रदेश से पूर्वांचल के लोगों का बहुत दबदबा हुआ करता था। पिछले कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं पश्चिमांचल में आगरा का रैंक बहुत शानदार सुधरा है। तो इसके बारे में आपका क्या राय है कि क्या बच्चे ज़्यादा होनहार होने लगे हैं या आगरा के बच्चे ज़्यादातर मूव करके दिल्ली वगैरह जा रहे हैं, वहाँ से लर्निंग कर रहे हैं? आपका क्या व्यू इस पर लगता है? मेरा ये मानना है कि पूर्वांचल से हो या पश्चिम से हो, उत्तर प्रदेश के लोग आगे आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अब आगरा से दिल्ली की नज़दीकी होना भी एक कारण है कि अब आगरा से भी रैंक्स आ रही हैं और अब आगरा में भी अच्छी कोचिंग्स है और इंटरनेट का ज़माना है तो ये डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ नॉलेज हो चुका है। अभी आप आगरा में हैं या किसी गांव में हैं या कहीं साउथ में है या किसी पिछड़े इलाके में है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब नॉलेज इतनी फ्री है, अवेलेबल है, रिसोर्सेज की कमी नहीं है, तो बच्चे हर जगह से निकल रहे हैं। तो पश्चिम से भी बच्चे निकल रहे हैं, पश्चिमी यूपी से, ये बहुत ही अच्छी बात है। आपको जब इस रिजल्ट के बारे में फर्स्ट टाइम पता चला तो आपको किसने कॉल किया, किसने इन्फॉर्म किया, आपने उस टाइम देखा? मैं खुद देख रहा था। सुबह से ही लगा हुआ था। मेरी दीदी भी देख रही थी। लेकिन हमारा एक छोटा भाई है मेरा, वो इंडियन एयरफोर्स में है, फाइटर पायलट है। अच्छा, तो उसने ये रिजल्ट सबसे पहले देख लिया था। क्या नाम है उसका? उनका नाम है अखंड प्रताप सिंह। अखंड प्रताप सिंह, ठीक है। वो अपनी सेवा दे रहे हैं, साउथ में है अभी पोस्टेड वो। तो उन्होंने फोन किया था कि आपकी रैंक 64 आई है, लेकिन आप भी कंफर्म कर लीजिए एक बार, कहीं कुछ फेक पीडीएफ का नहीं है। फेक पीडीएफ बहुत चल रहे थे 1-2 दिन पहले तक। तो हमने बोला उनको कि रुकिए, हम देखते हैं वेबसाइट से ऑफिशियल पीडीएफ में। फिर मैंने भी देख लिया था, तो फिर दीदी ने मुझसे पहले देख लिया था यहाँ पे, तो बहुत खुशी हुई। फिर उसके बाद क्या 64वीं रैंक देख करके यूपीएससी में पूरी लिस्ट में आपको क्या क्या विचार आने शुरू हुए उस समय? पहले तो बिलीव नहीं हुआ कि एकदम से पहले पेज पर नाम नहीं था, तो थोड़ी धड़कन तेज हो गई कि अरे पेजेस कम होते जा रहे हैं, नाम आना चाहिए। क्योंकि लास्ट ईयर भी रिजल्ट मैं कभी सर्च नहीं करता हूँ पीडीएफ में, अपना रोल नंबर नहीं डालता हूँ, मैं ऊपर से नीचे तक देखते हुए आता हूँ। तो लास्ट ईयर मैंने इंटरव्यू दिया था, तो एक वो वाला पेज जो 16 अप्रैल 2024 को मैं देख रहा था अपना रिजल्ट लास्ट ईयर, कि मैं पेज को स्कैन करते हुए आ रहा हूँ और पेज खत्म होते जा रहे हैं और दिल की धड़कन और दिल बैठता जा रहा है कि नहीं, नाम नहीं है। तो वही चीज मैं इस बार कर रहा था। तो पहला पेज पे जब नाम नहीं था तो ऐसा लग रहा था पेज फिर से कम होते जा रहे हैं, नाम नहीं है, जैसे जैसे एक नाम पढ़ रहा था। लेकिन दूसरे पेज पे कुछ 10वां 15वां नाम मेरा था, तो वो एक जो फीलिंग थी वो अनबिलीवेबल थी। मेरे को कभी कभी अभी भी ऐसा एक डेजा वू हो जाता है, एकदम से नजर में, एकदम मन में आ जाती है, वो बात याद आ जाती है। मैं कैसे रोल नंबर देख रहा था तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
क्योंकि लास्ट ईयर का मिसिंग हाँ, होना बहुत ही हाँ? वो था। ये कौन सा अटेम्प्ट आपका था? ये मेरा चौथा प्रयास था। चौथा प्रयास था। पिछले 3 प्रयास कैसे रहे? मैंने पहला प्रयास 2021 में दिया था, उसमें मैं प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाया था। 2022 में मैंने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया था, लेकिन मेंस में मैं रह गया था। 2023 में मैंने प्रीलिम्स भी क्लियर किया था, मेंस भी क्लियर किया था, बट इंटरव्यू वाले स्टेज पे मैं रह गया था। फाइनल लिस्ट में आने से मैं आई वाज शॉर्ट ऑफ 60 मार्क्स। ओके। ये इस वाले प्रयास में मुझे लग रहा था कि इस बार लिस्ट में नाम तो आ जाएगा, लेकिन 64वीं रैंक आ जाएगी, इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी मुझे। बहुत। इसके पहले जब भी कभी आप आईएएस या यूपीएससी टॉपर्स के बारे में कभी पढ़ा होगा मैगजीन उसमें, तो क्या ख्याल आते रहेंगे एज ए कॉमन स्टूडेंट? पहले उनको देखता था तो ऐसा लगता था कि अरे पता नहीं वो लोग क्या ऐसा अलग करते हैं, और कितने एक्सेप्शनल लोग होंगे, कितना एक्सेप्शनल उनकी मेमोरी पावर होगी, नॉलेज होगी, इंटेलेक्ट होगा, और क्या वो कैसे तैयारी करते होंगे। मैं उनको देखे मतलब ऑ में रहता था, ऑनेस्ट रहता था, और काफी प्रेरित होता था। तो ऐसी फीलिंग आती थी मुझे। What was your approach toward GS पेपर? जीएस के लिए जीएस हमारा प्रीलिम्स में भी आता है, मेंस में भी आता है। तो जीएस के लिए मेरी अप्रोच सिंपल थी कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो स्टैटिक चीजें हैं उस पर अपनी होल्ड मुझे स्ट्रॉन्ग रखनी है। तो मैं अपने बेसिक फंडे बहुत ही स्ट्रॉन्ग रखता था। स्टार्ट मैंने एनसीईआरटी से किया था। अच्छा। उसके बाद जो भी चीजें हैं एनसीईआरटी क्लास 6, 7 थे? नहीं, मैंने सिर्फ 11th और 12th की एनसीईआरटी की थी। 11th एंड वो भी सारी सब्जेक्ट्स की नहीं, कुछ सब्जेक्ट्स की। मैंने हिस्ट्री की थी, इकोनॉमी की थी, ज्योग्राफी की थी, पॉलिटी की थी, बाकी की नहीं की थी मैंने। तो एनसीईआरटी से मेरा बेस बन गया था, और उसके बाद ऑनलाइन रिसोर्सेज, कुछ पेड चीजें भी मैंने ऑनलाइन ही ली, मैंने ऑफलाइन कुछ नहीं लिया। उस तरीके से मैंने पेड चीजें भी आप बता सकते हो, कम से कम एक आइडिया रहेगा। पेड मैंने सबसे पहले 2020 में इनसाइट्स एक वेबसाइट है और कोचिंग है बेंगलोर बेस्ड, ठीक है, विनय कुमार सर की। वो मैंने उससे फाउंडेशन कोर्स किया था। मैंने सारा कोर्स नहीं कर पाया था, बट उससे मेरे बेसिक नोट्स प्रिपेयर हो गए थे, और मेरी मोस्टली प्रीलिम्स लेवल की तैयारी वहां से हो गई इनसाइट से। हाँ जी। उसके बाद मैंने मेंस के लिए एक क्वालिटी इनरिचमेंट प्रोग्राम होता है, MK यादव सर हैं दिल्ली की, वो भी ऑनलाइन ही लिया था मैंने। अच्छा। वो किया था। और एंथ्रोपोलॉजी के लिए मैंने इनसाइट्स का फाउंडेशन कोर्स किया था। उससे बेस प्रिपेयर हो गया था, बट दैट वाज नॉट इनफ टू स्कोर हाई इन मेंस एग्जाम। तो मैंने उसको फिर सप्लीमेंट किया था टेस्ट सीरीज से, जो उसमें सबसे अच्छी टेस्ट सीरीज मुझे लगी थी लेवल अप आईएएस के करणदीप सर हैं। उनकी टेस्ट सीरीज अच्छी थी, और उनके वीडियो सॉल्यूशंस मुझे काफी हेल्प किया उन्होंने। मुझे लगता है मेरे एंथ्रोपोलॉजी में स्कोर अच्छा रहा होगा इसका। अच्छा, गुड। ऑप्शनल सब्जेक्ट में क्या रखा था? ऑप्शन मेरा एंथ्रोपोलॉजी था। एंथ्रोपोलॉजी के ग्रेजुएशन का भी बैकग्राउंड? नहीं, मेरा आपका ग्रेजुएशन एंड 10+2 का क्या बैकग्राउंड? मेरा 10+2 मैंने पीसीएम से किया है। कहाँ से किया था? मैंने द आदित्य बिरला पब्लिक स्कूल है गुजरात, अच्छा, अमरेली डिस्ट्रिक्ट गुजरात, से मैंने किया है। 9th तक की एजुकेशन मेरी केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 एयरफोर्स स्टेशन आगरा से हुई। ठीक। और फिर मैंने सिविल इंजीनियरिंग की है बीवीएम इंजीनियरिंग कॉलेज आनंद गुजरात। अच्छा, तो कॉलेज वालों के लिए क्या मैसेज है आपका, जो आपके जूनियर हैं आज के दौर में? कॉलेज वालों के लिए तो ये मैसेज है कि पहले तो उनका शुक्रिया है कि उन्होंने बहुत अच्छी मेरे को एजुकेशन दी, जो सिविल इंजीनियरिंग, जो मेरा टेक्निकल स्ट्रॉन्ग पॉइंट उन्होंने बनाया, जो कि मुझे इंटरव्यू में भी काफ़ी हेल्प हुआ। अरे वाह। दूसरा, उन्होंने मुझे पहली नौकरी भी दी। मेरा जो प्लेसमेंट हुआ था वो शपूर जी पलूजी में हुआ था। तो वो नौकरी मेरी सबसे पहली थी, जो कि मुझे बाहरी दुनिया का जो एक्सपोजर मिला, मेरी समझ बढ़ी, वो शपूर जी में काम करते हुई। तो उसके लिए भी काफ़ी आई एम ग्रेटफुल। और एक दो क्वेश्चन ये थे कि एक शपूर जी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, लेकिन उन्होंने एक मूवी भी प्रोड्यूस की है, मुगले आजम। अच्छा। तो वो मूवी के बारे में सिर्फ मुझे पता था, तो और चेयरमैन को पता था। तो पहला ही क्वेश्चन ये था, तो मैंने ये आंसर दे दिया था। इट इज़ अ वेरी बहुत ही कोइंसिडेंस होगा कि मैंने जो लाइव शो देखा था मुगले आजम का, वो चेयरमैन ने भी देखा हुआ था। तो हाँ, वो था। और फिर देयर इज अ टसल बिटवीन शपूर जी एंड टाटा सन्स के शेयर होल्डिंग को लेके, वो कुछ क्वेश्चंस थे। और इंटरव्यू में फिर बाकी तो सिविल सर्विस से रिलेटेड सिचुएशनल क्वेश्चन थे। एज अ डीएम हाउ विल यू टैकल सर्टेन सिचुएशन, पॉलिटिकल प्रेशर, आरटीआई, एजुकेशन में क्या काम करोगे, ट्राइबल्स का डेवलपमेंट कैसे करोगे, इंडिजिनियस पीपल का डेवलपमेंट कैसे करोगे, लीडरशिप का क्वेश्चन थे, बहुत तरीके के क्वेश्चन थे। तो इन सब का आंसर मैं शायद इसलिए दे पाया क्योंकि मुझे कॉर्पोरेट का एक्सपोजर था। मैं सिर्फ कॉलेज के बाद तुरंत
तैयारी में नहीं आ गया था, बिल्कुल बाकी चीज़ें भी मैंने की हुई थी। तो उसके लिए कॉलेज का बहुत शुक्रिया है। और अपने मैं फेलो कॉलेज मेट से यही बोलूँगा कि आप जिस भी फील्ड में हैं उस फील्ड में एक्सेल करिए। ज़रूरी नहीं है सबको आईएएस बनना है। आप अच्छा बिजनेस करिए, अच्छे साइंटिस्ट बनिए, अच्छे इंजीनियर बनिए, अच्छे स्पोर्ट्स में है तो देश का नाम स्पोर्ट्स में आगे करिए, और जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप एक्सेल करिए। टाइम मैनेजमेंट के बारे में आपका भी, जो स्टूडेंट आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको अपना टाइम मैनेज करना हो, क्योंकि दो तरीके के स्टूडेंट आते हैं। एक तो जस्ट अपनी स्टडी कंटिन्यू करके मतलब खत्म करके आ रहे होते हैं। दूसरा आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कॉर्पोरेट में काम कर रहे होते हैं, उसका स्विच करके आते हैं 2 साल 3 साल के लिए। तो दोनों के लिए आपका क्या क्या व्यू रहा है? अब तो कॉर्पोरेट के घर में एक्सपर्ट रहे हैं, तो उसके हिसाब से क्या व्यू रहा है आपका? हाँ, मुझे देखिए, मैंने सारे टाइप के बच्चे देखे हैं। मैंने ऐसे भी देखे हैं जो फुल टाइम 8-8 10-10 घंटे नौकरी करते हैं, फिर भी यूपीएससी निकाल लेते हैं। लास्ट ईयर आई थिंक रैंक 2 अनिमेश प्रधान, वो फुल टाइम जॉब में थे और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही रैंक निकाली थी उन्होंने। तो टाइम मैनेजमेंट मतलब मैं एवरेज, मेरे जैसे एवरेज बच्चों के लिए बात करूं तो आई थिंक इट इज़ वेरी ओवरवेलमिंग कि आप जॉब के साथ कैसे करेंगे। मेरे को लगता है समय लग जाएगा उसमें। कर सकते हैं आप, पर कैसे आप 3-4 घंटे तो मिनिमम आपको निकालने पड़ेंगे। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आपको, अगर आपका असली में सच्ची में ये एम है, आप करना चाहते हैं और आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं है, तो आई थिंक यू कैन गो अहेड फॉर एटलीस्ट 6 मंथ। आप डेडिकेटेड प्रिपरेशन करिए और फिर टाइम मैनेजमेंट का इश्यू नहीं होगा। लेकिन फिर भी आपके पास कंस्ट्रेंट्स हैं कि आपको जॉब के साथ ही करना है, तो कैसे भी अर्ली मॉर्निंग में 2 घंटे और शाम को 2 घंटे आपको निकालने पड़ेंगे। और इट इज़ वेरी टफ, बहुत मुश्किल होता है ये सब करना, लेकिन मोटिवेशन वाई आपका क्लियर है कि आपको क्यों करना है, तो आप कर सकते हैं इसको। और जो बच्चे फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट फिर तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 24 घंटे होते हैं आपके पास और आपको एवरेज 7-8 घंटे निकालने हैं, तो आप उतने तो निकाल ही सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। वो कैसे करना है, आपको एक रात पहले आपको अपने टारगेट्स आपको नोट करने हैं कि कल मुझे ये 4 चीज़ें करनी है, और वो 4 चीज़ें खत्म नहीं होती हैं तब तक आपको सोना नहीं है। वो उसमें आपका जो भी आप एवरेज लगा लीजिए, ज़्यादा हाई एम नहीं करना है और बिल्कुल लो एम भी नहीं करना है। तो आप, मेरे हिसाब से घंटे मैटर नहीं करता है, आप क्या क्वालिटी का, मतलब क्वांटिटी मैटर नहीं करती है, क्वालिटी मैटर करती है। तो क्या क्वालिटी की आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप 4 घंटे में भी सेटिस्फाइड हो सकते हैं कि वाह आज तो मजा आ गया पढ़ के। मजा आ गया। और कभी कभार ऐसा भी होता है आप 10-10 घंटे लगे रहते हैं, लेकिन माइंड नहीं होता है उस जगह पे, फोन देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। तो वो कोई मतलब नहीं है कि आप 12 घंटे कुर्सी पे बैठे तो हैं, लेकिन आप इफेक्टिवली कितने घंटे पढ़ रहे हैं, कितने घंटे दे रहे हैं। तो आपको इसमें मेरे हिसाब से ना मोटिवेशन इंटरनल होना चाहिए, और मेंटली आप, यू शुड बी फ्री एंड यू शुड बी एंजॉयिंग द जर्नी। एंजॉय करना है, आप एंजॉय करेंगे तो सारी चीजें, फिर टाइम भी मैनेज होगा और आपको जो रिजल्ट है वो भी मिल जाएगा। इस परीक्षा में बैठने का जो पैटर्न था, उस पैटर्न के बारे में आप खैर में खुद मोटिवेटेड है, पेरेंट्स का क्या व्यू था इसको लेके आपका, कि आपको जाना चाहिए बेटा कि कॉर्पोरेट में करते रहना चाहिए? इस मामले में मेरे पेरेंट्स काफी लिबरल हैं। हाँ। उन्होंने कभी किसी चीज के लिए फोर्स नहीं किया। हाँ। ना ही कि आप कॉर्पोरेट सिविल सर्विसेज के लिए जाएं, या फिर उन्होंने ये बोला हो कि नहीं आपको नहीं जाना चाहिए। उनका ये मानना था कि आपका दिल जिसमें है, आपकी खुशी जिसमें है, आप वो करिए, बट आप इसके लिए इंश्योर रहिए कि हाँ, आप जो भी डिसीजन लेंगे हम आपके साथ हैं, और आप उसमें सक्सेस हो या जो भी रिजल्ट रहे, हमारे लिए आप हमेशा सक्सेसफुली रहेंगे। ये उनका मानना है। सफलता का मूल मंत्र आपका क्या रहा? सफलता का मेरा, मुझे लगता है कि निरंतर प्रयास और कंसिस्टेंसी और एक्शंस से सारी एंजाइटी दूर होती है। सब सारे, अगर आप एक्शंस लेंगे, राइट एक्शंस, और जो भी चीज़ आपके हाथ में है उसको करिए, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, और जो चीज़ नहीं है आपके हाथ में उसको छोड़ दीजिए। ये चीज़ों पे आप ध्यान देंगे, नेक्स्ट स्टेप लेते रहिए। आगे क्या, पूरा आपको पिक्चर क्लियर नहीं दिख रही है, लेकिन नेक्स्ट स्टेप तो दिख रहा है, तो आप नेक्स्ट स्टेप लीजिए। कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, टेक द नेक्स्ट स्टेप और एक्शन। आई थिंक ये 3 चीज़ें हैं जो मेरी सफलता में उन्होंने रोल प्ले किया है। करंट अफेयर्स के लिए आपने कौन कौन से स्टडी मटेरियल चूज किए जो आपको लगता है बहुत प्रामाणिक है और इसको करना चाहिए? मेरा एक चीज़ ये माननी है कि करंट अफेयर्स नाम की ऐसी कोई चीज़ होती नहीं। करंटली आपको अवेयर होना चाहिए दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं चल रहा है, वो सब चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन इस एग्ज़ाम को लेके करंट अफेयर्स का जो बनाया हुआ है एक
जो धारणा बनाई हुई है कि करंट अफेयर बहुत पढ़ने पड़ते हैं, वो मुझे लगता है कि एक फ्लॉड कॉन्सेप्ट है। आप जो स्टैटिक चीजें हैं वो आपकी स्ट्रांग हैं, तो तभी आप करंट अफेयर से उसको लिंक कर सकते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण दूंगा कि अभी कुछ सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर का इश्यू चल रहा है, बिल्कुल। तो उसको लोग कहेंगे अरे ये करंट का क्वेश्चन मान लो आ भी गया तो बोलेंगे अरे ये करंट अफेयर मैंने तो पढ़ा नहीं, मेरे से नहीं हुआ। लेकिन वो तो बहुत ही बेसिक स्टैटिक क्वेश्चन है। आपको स्टैटिक आपका स्ट्रांग है तो आपका जो करंट अफेयर है वो 90% वैसे ही होगा, सही हो जाएगा। ठीक है। जो 10% जो चीजें हैं वो जो एक्चुअली में करंट है वो पढ़ने के लिए लोग 90% समय निकाल देते हैं, लेकिन वो 10% ही है। तो उसमें वेस्ट नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से टाइम। आपको मोटा मोटा पता होना चाहिए, न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, अरे आज क्या हो रहा है, हमारे देश में क्या हो रहा है, कौन सी बैठक हो रही है, कौन सा सबमिट हो रहा है। तो क्या आपका व्यू है, जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट का ये जो सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर वाला जो डिसीजन आया है, अब आपका स्टैटिक पॉइंट मान लो मजबूत है, फिर भी क्या क्यूरियोसिटी आती है कि एक बार उसको हम फिर से देखें, चल के न्यूज़पेपर में एनालिसिस करें, देखें कि क्वेश्चन न बन जाए। हाँ बिल्कुल, तो वो एक रिवीजन, मेरे हिसाब से एक रिवीजन करने का मौका होता है। हाँ, आपको पता चलता है कि अच्छा चलिए गवर्नर न्यूज में है तो भाई गवर्नर के क्या आर्टिकल्स है, गवर्नर के क्या पावर्स हैं, गवर्नर सुप्रीम कोर्ट के क्या पावर्स हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों है, गवर्नर बड़ा है कि सुप्रीम कोर्ट बड़ा है। तो ये सब चीजें क्यूरियोसिटी मन में आती है, और क्वेश्चन आ गया तो मैं क्या लिखूंगा। तो वो सारी चीजों के लिए आपको करंट अफेयर करने चाहिए। और आप स्ट्रेटेजी की पूछें तो मैं सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड करंट अफेयर्स को डेडिकेटेडली करता था। अच्छा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेडिकेटेडली करंट अफेयर्स करता था। मैगजीन्स आती हैं बहुत मार्केट में, फ्रीली अवेलेबल, प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी। गाइड कर सकते हो, जाके स्टूडेंट उसको देखेंगे, इंस्पिरेशन मिलेगा। कुछ यूट्यूब के फ्री वीडियोस हैं मैपिंग से रिलेटेड, अच्छा, और इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड, और कुछ मैराथन सेशन होते हैं 8 घंटे 10 घंटे के, जो एक साल के मोटे मोटे करंट अफेयर्स को कवर कर देते हैं। वो मैं सिर्फ इसलिए करता था कि कहीं बाई चांस क्वेश्चंस आ गए काफी पर्टिकुलर, क्योंकि यूपीएससी है ना एक, इट इज नॉट अ स्टेट का एग्जाम या फिर कोई ग्रुप बी या ग्रुप सी का एग्जाम जहाँ पे स्पेसिफिक कि वहाँ का चेयरमैन कौन है, ऐसे क्वेश्चंस कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। तो यूपीएससी में करंट अफेयर करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। आप स्टेट का लेवल का एग्जाम प्रिपेयर करेंगे तो आपको फैक्चुअल चीजों को बहुत याद करना पड़ता है, लेकिन यूपीएससी में ऐसे वो नहीं है। आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप करंट अफेयर को भी टैकल कर सकते हो। अभी जैसे टैरिफ का चल रहा है कि ट्रम्प ने रेसिप्रोकल, तो आपको वो बस इतना पढ़ना है, ट्रम्प रेसिप्रोकल टैरिफ लगा रहा है, रोज न्यूज़पेपर में 1 महीने से चल रहा है। इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि टैरिफ लगाने से इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होगा, और इंडियन इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होगा, और वर्ल्ड इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होगा, और डॉलर्स एंड रुपीस का क्या कन्वर्जन से क्या जो फ्लक्चुएशन हो रहा है उससे क्या इम्पैक्ट होगा। ये बहुत ही बेसिक स्टैटिक चीजें हैं, मतलब 2-3-4 क्वेश्चन बनते हैं, 4 चीजें हैं, और जो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो उसमें जो न्यूज़पेपर भर भर के जो आ रहा है, जो मैटर आ रहा है, मैगजीन्स में भी बहुत कुछ आ रहा है, वो पूरा जो 100 पेज की चीज है वो सिर्फ 1 पेज का कंटेंट है। तो आपके हिसाब से अगर कोई ऐसी न्यूज है तो उसमें से 3 या 4 क्रक्स पॉइंट निकाल लेना चाहिए, बाकी वो पूरे महीने परसू करते रहो, वो जरूरत कोई मतलब नहीं है उस चीज का, वो टाइम वेस्ट है। लोग उसको देख के ओवरवेल्म हो जाते हैं कि अरे करंट अफेयर में क्या क्या करना है, क्या करना है, सही बात है, बड़ा बोझ। उससे अच्छा आप स्टैटिक पढ़िए, उससे अच्छा तो आप एक बार पूरा संविधान पढ़ लीजिए, एक बार पूरी इकोनॉमी के बेसिक कॉन्सेप्ट, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, बजट में एफडी फाइनेंशियल फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। सर मैं ये इंडियन इकोनॉमी आपको दिखा देता हूँ, इसमें कुछ पब्लिसिटी इस तरीके से कॉर्पोरेट के HPCL वगैरह के आते हैं। और जब मैं एज ए स्टूडेंट था, मैं बताऊं, मैं MBA का स्टूडेंट रहा हूँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट था, तो ये हमारे लिए बहुत रामबाण बुक रही। इंडियन इकोनॉमी फर्स्ट है, इसका जब हमने इंडेक्स देखा तो जो आप कह रहे हैं कि सारे एग्जाम को लेके करंट स्पीड, फॉरेस्ट, GDP, GNP, मॉनेटरी, मनी एंड बैंकिंग, फाइनेंस, मतलब बहुत ही शानदार स्ट्रक्चर, लेकिन लोगों तक शायद हम नहीं पहुंचते होंगे, लोगों को आइडिया नहीं लगता है। आपने वैसे इंडियन इकोनॉमी पढ़ने के लिए किसकी मदद की? क्या प्रतियोगिता दर्पण की ऐसी बुक आपके काम की होती? हाँ बिल्कुल, ये बुक मुझे सही लग रही है। आई थिंक इसमें मोस्टली स्टैटिक चीजें भी हैं और बजट इकोनॉमिक सर्वे भी है, तो ये मेंस में काम आ सकता है, बजट और इकोनॉमिक सर्वे। और जो कुछ अगर ये सिलेबस से अलाइंड है तो आई थिंक इसको कर सकते हैं, बट अगर ये जनरल बुक है तो मैं इंट्रो दे दूं। उसका प्रतियोगिता दर्पण क्या करता है, 4 मंथली मैगजीन निकालता है प्रतियोगिता दर्पण की, और जो आप स्टैटिक कर रहे हैं, ऐसे ही इंडियन इकोनॉमी ईयर बुक और
यूपीएससी मेंस को लेके 26 सब्जेक्ट पे ऑप्शनल आते हैं। अच्छा। सोशियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, एजुकेशन है, इंडियन पॉलिटी है, इंडियन हिस्ट्री है। अगर आप इसका इंडेक्स देखेंगे इतना इतना वैलिड है। मैं कॉपी इसलिए लेके आया कि हो सकता है किसी, ये पढ़ने लायक होता है इकोनॉमिक्स तो कुछ भी आदमी पढ़ता है, और किसी को हो सकता है सपोर्ट में आ जाए तो देना चाहिए भाई। जूनियर बच्चे होते हैं, मांगते हैं कभी। हाँ, इसको एज अ स्टार्टर आई थिंक काफी चीजें हैं इसमें, पढ़ सकते हैं। आपको क्या लगता है जैसे जो प्रीलिम्स है या मेंस है, हमारे ऑफिस में भी इसको मेंस को लेके बोलते हैं कि मेंस की है, तो क्या प्रीलिम्स में हेल्पफुल हो सकती है कि नहीं? प्रीलिम्स में ये हेल्पफुल हो सकती है या नहीं? हाँ बिल्कुल, ये मेरा प्रश्न जानने के लिए है। इकोनॉमी के क्वेश्चंस है ना, आप प्रीलिम्स के क्वेश्चंस देखोगे इकोनॉमी के तो काफी कॉन्सेप्चुअल होते हैं। तो इसमें मेरे हिसाब से ये पढ़ने के साथ आपको फिर कॉन्सेप्ट्स पे वापस तो जाना पड़ेगा। अच्छा, जैसे इकोनॉमिक्स पढ़े तो क्या वहाँ पे मैक्रो जाके पढ़ना पड़ेगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब सब्जेक्टिव पढ़ना पड़ता है? हाँ जी, यूपीएससी में माइक्रो से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अच्छा, बहुत ही कम, रेयरली पहले आते थे, अब तो आते ही नहीं है। मैक्रो से ही क्वेश्चंस आते हैं, मैक्रो से आते हैं, वेदर इट इज प्रीलिम्स और मेंस, दोनों में मैक्रो से ही आते हैं। और उसके लिए क्लास 12 की एनसीईआरटी है, 11th या 12th की, उसमें मोस्टली सारी चीजें कवर्ड हैं, लेकिन उनका पढ़ाने का तरीका काफी अलग है। और आपने मेरे से पूछा था कि इकोनॉमी कहाँ से पढ़ी है। बिल्कुल, तो इकोनॉमी मैंने फ्रीली पढ़ी है, मृणाल सर हैं एक, इकोनॉमी के, उनके वैसे तो अभी बहुत ही वो हर चीज को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं आजकल, तो उनके ना काफी बड़ा हो गया है, जो बल्कि हो गया उनकी जो कोर्स है उनका, उनके हैंडआउट्स भी काफी बल्कि हो गए। लेकिन मैंने उनके जो शुरुआती मेरे को जो कॉन्सेप्ट मेरे जो क्लियर हुए थे वो मृणाल सर से ही हुए थे। तो मैंने उनके पहले 3 पिलर्स, उनके 6 पिलर्स हैं उनके इकोनॉमी के, उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। तो मैंने उनके पहले 3 और 4th पिलर का कुछ पार्ट मैंने उन्हीं से किया है, और वो मैंने एक बार कर लिया, तो उसके बाद मैंने अपने नोट्स बना लिए थे, और उसी को मैं पहले अटेम्प्ट में मैंने बनाए थे, और वो चौथे अटेम्प्ट तक मेरे काम कर रहे थे। अरे वाह! तो वो, और क्योंकि मेरे फंडे क्लियर थे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे, तो मेरे को करंट अफेयर्स का भी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि प्रीलिम्स के क्वेश्चंस हो या मेंस के क्वेश्चंस हो, सब कॉन्सेप्चुअल हैं कि आप अगर रेपो रेट बढ़ाएंगे तो इंटरेस्ट रेट पे क्या इम्पैक्ट होगा, ट्रेड पे क्या इम्पैक्ट होगा, रेट डॉलर पे क्या इम्पैक्ट होगा, ट्रेड डेफिसिट होगा तो फिस्कल डेफिसिट पे क्या इम्पैक्ट होगा, सारी चीज इंटर रिलेटेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, सीआरआर है, सही बात है, एसएलआर है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे आपके, तब तक आप भले कुछ भी पढ़ लीजिए, आप करंट अफेयर पढ़ लीजिए, न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, आपको न्यूज़पेपर ही समझ नहीं आएगा अगर आपको इकोनॉमी की चीजें आपको नहीं, अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता है, आपका इन्फ्लेशन आ जाता है, स्टैगफ्लेशन आ जाता है, लोग जैसे स्टैगफ्लेशन का क्वेश्चन आएगा लोग गिर गए, क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट, क्योंकि यूपीएससी में कभी ज्यादा फैक्चुअल चीजें पूछी ही नहीं जाती, बहुत ही रेयर चांस है फैक्चुअल पूछ रहे हैं तो, और वो एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं कि आपको फैक्चुअल चीजें पता हो। दोस आर, वो मेरे हिसाब से एक ट्रैप क्वेश्चंस होते हैं कि लोग उसको देख के ऐसे ट्रैप हो जाएं और अटेम्प्ट करने के लिए, अरे हमको ये नहीं आता, उसमें फंस जाएं। लेकिन वो यूपीएससी चाहता ही नहीं है। क्या कट ऑफ कितनी जाती है? कट ऑफ इज 80, 85, 200 में से, तो यूपीएससी चाहते ही नहीं कि आपको 200 में से 200 नंबर लाओ, 200 नंबर लाओ। वो तो 80 यानी 40 क्वेश्चन क्लियर करने हैं ना आपको एवरेज। बिल्कुल, हाँ, तो विद नेगेटिव मार्किंग। तो आप फैक्चुअल चीजों पे ना जाके, अगर आप स्टैटिक स्ट्रांग है, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, तो करंट अफेयर तो आप नहीं भी करेंगे तो भी हो जाएगा। लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इसमें ड्यू डिलिजेंस करिए आप, जिसके पास समय है आप पूरा पढ़िए। आप देखिए, पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती। आप कर रहे हैं करंट अफेयर तो कहीं ना कहीं पेरिफेरल नॉलेज में आपके आएगा, बैकअप नॉलेज में आएगा, और कहीं ना कहीं पक्का यूज होगा। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ऐसा कहते हैं जो पेरेंट्स अवेयर हैं, कई बार कहते हैं कि बेटा अगर आपको बाद में, जैसे ग्रेजुएशन करने के बाद में यूपीएससी में अपीयर होना है, आप एनसीईआरटी बाद में पढ़ते हो, तो कई पेरेंट्स हमने ऐसे देखे कि जिनका फोकस होता है कि उनका बच्चा क्लास 6 स्टैंडर्ड से ही अभी से मजबूत क्यों न करे, यानी यूपीएससी के बारे में, सिविल सर्विसेज के बारे में अपने बच्चों को अभी से मोटिवेट करने लगते। तो क्या ये उचित है? क्या राइट ट्रैक है? तो कहते हैं 6, 7, 8, 9, 10 से, जैसे वो ये प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन हो गई या कोई और चीजें हो गई, न्यूज़पेपर के बारे में बताने लगते हैं कि अभी पढ़ो। मैं भी उसमें से हूँ, मेरा बच्चा क्लास 10th में है, तो मैं कहता हूँ बेटा अभी से थोड़े बहुत आर्टिकल देखते रहो, अगर स्कूल लेवल पे क्विज वगैरह अच्छा से क्रॉस करोगे तो तुम्हें कॉन्फिडेंस देगा, मोटिवेशन देगा, और नौकरी तो कहीं भी कर सकते हो, लेकिन एक अच्छे इंसान बनो, बहुत सारी चीजें अच्छी सीख कर। मेरा ये मानना है कि एनसीईआरटीज को ज्यादा हाइप नहीं करना चाहिए। बहुत सारी चीजें इजीली अवेलेबल होती हैं। एनसीईआरटी से इंडेक्स देख के हम ये देख सकते हैं वो बता क्या रहा है।
और आपको एनसीईआरटी नहीं भी समझ आ रही है तो आजकल तो सब कुछ फ्रीली अवेलेबल है। कोई भी कॉन्सेप्ट है आपने एनसीईआरटी में देखा, आपको एनसीईआरटी की लैंग्वेज आजकल ऐसी है कि वो समझ नहीं आती, इकोनॉमिक की खासकर। वो देख लीजिए कि आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट समझ नहीं आ रहा, ओके, लेकिन ये दिया हुआ है एनसीईआरटी में, यूट्यूब पे सर्च करिए बैलेंस ऑफ पेमेंट, व्हाट इज बीओपी, मतलब कई रिसोर्स पे जाइए आप उसको। एनसीईआरटी एक तरीके से आपके ना दायरा सीमित कर देती है, तो वो जरूरी है कि मुझे ये तो करना ही करना है। और अभी जो बच्चों को जैसे बोलते हैं कि अभी से करिए, तो मुझे लगता है कि इतना एक जनरल स्टडीज ही है, लेकिन एक तो साल आप लग के पढ़ाई करेंगे। तो मैं तो इंजीनियर था, मुझे तो ह्यूमैनिटीज का कुछ नहीं पता था, तो जब मुझे मैं कर सकता हूँ तो कर सकते हैं लोग। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप पहले से ही इतना पढ़िए, और बाकी तो आपके मेंटल आपकी बैंडविड्थ कितनी है, आप कितना ले सकते हैं, पर इतना पहले से ही बचपन से ही सिविल सर्विस के लिए आप बच्चों को ऐसे प्रेशर देना मेरे हिसाब से ये ठीक तो नहीं है। उनको अपना जीवन जीने दीजिए, उनको पहले एक्सप्लोर करने दीजिए कहाँ जाना है, फिर वो ढूंढते ढांढते अगर उनका मन हुआ तो वो सिविल सर्विस अपने आप आ जाएंगे। गुड। एक क्वेश्चन यहाँ पे है कि आजकल हमने देखा है कि जितने भी ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हैं ये बेसिकली ग्रेजुएशन करते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स या बैचलर ऑफ कॉमर्स, उन लोगों का सिलेक्शन रेशियो यूपीएससी में काफी कम हुआ कंपैरेटिवली पहले की अपेक्षा, जबकि टेक्नोक्रेट्स और मेडिकल साइंसेस के लोगों का सिलेक्शन रेशियो ज्यादा बढ़ा है। तो इसमें ऐसा क्यों हो रहा है? आपको क्या लगता है, आपकी क्या विचार है? मुझे ऐसा लगता है, मैंने ये कोई मेरे पास डेटा नहीं है कि कितने ह्यूमैनिटीज वाले हो, ये कॉन्सेप्ट परसेप्शन अलग है, परसेप्शन है। तो आई थिंक एक तो पहली बात यह है कि इंडिया में इंजीनियर्स भी बहुत हैं, तो इंजीनियर्स बहुत हैं तो सिलेक्शन भी इंजीनियर्स के ज्यादा हो रहे हैं। तो परसेंटेज वाइज देखना चाहिए कि कितने हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, तो वो अगर क्लैरिटी होगी तो पता चलेगा। लेकिन इवन दो अगर हम इसको अज्यूम कर लें इंजीनियर्स को हो रहे हैं, तो उसका मुझे मोटा मोटा कारण ये लगता है कि ग्रास्पिंग, मतलब इंजीनियरिंग पढ़ते पढ़ते है ना, आपका थोड़ा, मेरे को ऐसा लगता है कि आपका जो रीजनिंग क्षमता जो होती है वो थोड़ी बढ़ जाती है, और चीजों को अच्छे से होलिस्टिकली देखने की जो कैपेसिटी होती है वो भी बढ़ जाती है। तो मैथ्स हम करते हैं, इंजीनियरिंग में बहुत सारे टेक्निकल चीजें पढ़ते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो वो सारी चीजें भी जब हम मेंस का अगर हम देखें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो उसमें भी कोई भी क्वेश्चन होता है उसको हमको डाइवर्सिफाइड आंसर लिखना होता है, तो दिमाग वहां दौड़ने लगता है, इसके सोशल इम्पैक्ट्स क्या होंगे, इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स क्या होंगे, लीगल इम्पैक्ट्स क्या होंगे, टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट्स क्या होंगे, इथिकल इम्पैक्ट्स क्या होंगे। तो इंजीनियर का दिमाग ऐसे घूमता है। प्रीलिम्स में देखें तो प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट सॉल्विंग, इट इज एन आर्ट है वो, सॉल्विंग एमसीक्यूज, तो ट्रिक्स निकालना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना कि हाउ, मतलब यूपीएससी क्वेश्चंस को गलत कैसे करता है। आज के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं, जैसे 4 स्टेटमेंट है उसमें पूछ लेते हो कौन सी सही है। तो एक यूपीएससी का एक पैटर्न है चीजों को गलत करने का, और एक पैटर्न है चीजों को सही करने का। वो कोई भी स्टेटमेंट को गलत करेगा तो वो उसका एक पैटर्न है कि वो गलत करेगा तो कुछ ऐसी हिंट देगा कि वो चिल्ला रही होगी वो जो स्टेटमेंट कि मैं गलत हूँ, मुझे पकड़ो, मुझे पहचानो। तो वो जो दिमाग लगेगा उस चीज को, वो पीवाईक्यू एनालिसिस से लगेगा, और वो मेरे को लगता है कि वो जो रीजनिंग की कैपेसिटी है अब वो हमारी डेवलप हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ह्यूमैनिटीज वालों की रीजनिंग कैपेसिटी कम होती है या होती है, वो कोई भी कर सकता है। वो बात ये है कि कौन उसमें घुस रहा है, सही बात है, बिल्कुल ठीक। तो कौन इतना हार्डवर्क कर रहा है। तो इंजीनियर्स का थोड़ा ये रहता है कि वो इतनी कैलकुलेशंस करते हैं, इतने सारे सम्स करते हैं, कैलकुलस पढ़ना होता है हमें, तो उससे हमारी जो, और हमें इतना 4 साल तक हमें इतने 4 तो पेपर 4 साल में सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं, इतना तो हम खुद ही लिख देते हैं। तो राइटिंग प्रैक्टिस अपने आप हो जाती है, फास्ट लिखने की कैपेसिटी जो हमारी है। तो उन सब से शायद कुछ इनडायरेक्टली कुछ 0.1% भी फायदा होता है। तो इतने बड़े गेम में मेरे आपको थोड़ा भी पुश मिलेगा, बहुत ही एडवांटेजियस होगा। ये 10-12 लाख बच्चे हर साल अपीयर करते हैं यूपीएससी में विद मोटिवेशन की उन्हें सिलेक्शन पाना है। ऐसे में बहुत सारे स्टडी के मटेरियल्स हैं, बहुत सारे प्रकाशन है। प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन भी उसमें 1978 से आके काम कर रही है। तो इसका रोल आपको कैसा दिखता है, इस मैगजीन का, प्रतियोगिता दर्पण का? बच्चों को कैसे पढ़ना चाहिए, लेना चाहिए, आप इसके रोल के बारे में थोड़ा? मुझे लगता है ये बहुत ही ज़रूरी है कि जिनके पास इंटरनेट नहीं है ऐसी मैगजीन्स का यूज़ कर सकते हैं, और अपना जो भी रिसोर्सेज उनके हाथ में हैं उससे, क्योंकि नॉलेज आपको जहाँ से भी मिले
जहाँ से भी मिले उसको बटोरना चाहिए। ऐसी मैगजीन्स बहुत ही हेल्पफुल हैं। मैं पहले जब छोटा था मैं भी काफी IAS IPS लोगों के इंटरव्यूज इसमें पढ़ता था, तो वहाँ से काफी मोटिवेशन मिलता था मुझे। इसमें PYQs वगैरह भी उस टाइम पे आते थे, अभी भी आते हैं। अभी भी आते हैं, बट मैं अभी इसमें टच में नहीं हूँ, लेकिन मैं उस समय पहले मुझे पता इसमें अभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पे कॉलम, इकोनॉमिक अफेयर्स पे बहुत अच्छा कॉलम एक आता है। हाँ जी। और जो मुझे भी हम लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है वो जो इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटीज का इंटरव्यू, हाँ जी, हाँ जी, उसमें जैसे आपका भी इसमें पब्लिश होगा, तो इससे लाखों बच्चे, करीब इसको 50 लाख बच्चे प्रतियोगिता दर्पण हिंदी को और 17 लाख बच्चे अंग्रेजी वाले को पढ़ते हैं। अच्छा। तो ये सारे बच्चों के एक IAS के बारे में पता चलता है। जितने आप डिटेल स्ट्रेटजीज को आपने डिस्कस किया, तो बच्चे पढ़ेंगे, बच्चे मोटिवेट होंगे, पता नहीं कौन से बच्चे इंस्पायर्ड हो जाएं, इस लेवल के आपकी टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी, सब्जेक्ट सिलेक्शन की स्ट्रेटजी उनके काम आ जाए, जिंदगी में बेचारे सफलता पा लें। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे तो क्या लगता है इस मैगजीन का असर है कि जो आपने सही कहा, बहुत दूर दराज क्षेत्र में भी बच्चे बैठे हुए हैं जिनके पास पूरा स्टडी मटेरियल आज भी नहीं है, वो संघर्ष करते हैं, और संघर्ष में छोटी सी मैगजीन 150 रुपए की मैगजीन उनको एक IAS से सीधे इंटरेक्ट कराती है। हाँ जी, आपका विचार वहां तक जाएगा जो आप यहाँ से लेके टाटा प्रोजेक्ट एंड सापुर जी पल्लन जी ने से लर्न किया है, आज आप सिलेक्शन पाके बैठे हैं, तो वो चीजें वो बच्चे सीख लेते हैं कि यार हर्षिक सर ने क्या कहा था। हाँ जी। तो ये मैगजीन उसमें मदद करती है। इनके ऐसे अतिरिक्तांक आते हैं, अतिरिक्तांक पता नहीं आपने कभी पढ़ा कभी नहीं पढ़ा, मौका लगा, लेकिन ये अतिरिक्तांक ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट पे आते हैं जो काम करते हैं, जो रूरल एरिया में है, जो बच्चे सेमी टाउन एरिया में, उनके लिए बहुत सपोर्टिव होता है। हाँ जी। तो ये है अभिषेक जी जिन्होंने 64वीं रैंक UPSC 2024 में सिक्योर किया है। इनको वंस अगेन प्रतियोगिता दर्पण टीम की तरफ से कांग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू वेरी मच सर। अभिषेक जी, आप पे हमें बहुत प्राउड है कि आप आगरा में रह के, आगरा के होते हुए आपने यहाँ पे सिलेक्शन हासिल किया। और ये भी बहुत अच्छी बात है कि आगरा में पिछले 3-4 सालों में जिस तरीके से बच्चे टॉप 100 में आए हैं, ये वाकई में बहुत काबिल तारीफ है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रतियोगिता दर्पण के साथ इंटरेक्ट होने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।